हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 टीवाई बैफ। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेमेस्टर 6, अप्रैल एंड सितंबर 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन मस्ट फॉर क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अप्रैल और सितंबर के जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और उसका थ्योरी पार्ट समझेगा तभी उसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ऑलरेडी 2019-2023 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके प्रीवियस क्वेश्चंस रेफ़र कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, द वैल्यूएशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन सेक्शन 14। अब ये वैल्यूएशन क्या बताता है? तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कस्टम के ऊपर है। तो वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक्ट कैसे होता है, अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट, वो हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, बस बड़े ध्यान से देखना है। ये देख लिया तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया है कि सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ आइडेंटिफाइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो सेक्शन 14 बोलता क्या है? सेक्शन 14 ये बोलता है कि आपको जो कस्टम ड्यूटी पे करना है, चाहे आप गुड्स इंपोर्ट करो चाहे गुड्स आप एक्सपोर्ट करो, तो किस वैल्यू पे ड्यूटी लगेगा, उस वैल्यू को फाइंड आउट करता है सेक्शन 14। तो जैसे आपने कोई लैपटॉप मंगाया या कोई चीज़ मंगाया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो समझो 10% लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पे 10% कस्टम ड्यूटी लग। तो ये 10% किस पे लगाने का? हवा पे, पानी पे नहीं ना, कोई एक वैल्यू होगा, जो प्रोडक्ट आपने मंगाया उसका वैल्यू। तो वो वैल्यू कितना निकालना है, वो वैल्यू कैसे निकलेगी, वो सेक्शन 14 बताता है। तो सेक्शन 14 बताता है कि जो भी गुड्स वैल्यू आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, जिसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी पे करना है, तो उसको वैल्यू को फाइंड आउट करता है सेक्शन 14। समझ में आया पहला पॉइंट? अब वैल्यू जो होता है दो टाइप का होता है। एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है और एक टैरिफ वैल्यू होता है। तो नाम से पता चला ट्रांजैक्शन मतलब अगर एक बंदा इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है तो दूसरा बाहर से एक्सपोर्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड हुई है, दैट वुड बी द वैल्यू फॉर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो प्राइस डिसाइड होता है, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। इसलिए बोला है ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नथिंग बट इज अ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स। ये थोड़ा अनऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में दिया है, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि बंदा ए है और बंदा बी है, ए वाला इंपोर्ट कर रहा है बी से, तो इन दोनों ने आपस में जो वैल्यू डिसाइड किया है गुड्स को बेचने खरीदने का, वो वैल्यू हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब बोलेंगे सर टैरिफ वैल्यू क्या होता है? तो टैरिफ वैल्यू ये होता है कि जो बोर्ड डिसाइड करे। तो बोर्ड कौन सा? तो देर इज़ वन बोर्ड, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको बोर्ड बोलते हैं, नहीं तो शॉर्ट में बोलते हैं CBIC। क्या बोलते हैं? CBIC। तो CBIC जो डिसाइड करे किसी भी क्लास के इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स का वैल्यू ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके, उसको बोलते हैं टैरिफ वैल्यू। अब बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रही बात। अब हो सकता है कुछ गुड्स ऐसे हो, इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स, रिगार्ड टू द ट्रेंड, उसका ट्रेंडिंग चालू है, तो उनको ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करके बोल देंगे कि भाई ये वाले गुड्स का ऊपर ये टैरिफ वैल्यू लगना चाहिए और इस बेसिस पे कस्टम ड्यूटी पे करना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी रिसेंट केस हुआ था, हमारे जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, राइट, तो उन्होंने क्या बोला था कि आप लोग को पता होगा, एक मीम भी आया था इसके ऊपर कि जो पॉपकॉर्न होगा वो सादा पॉपकॉर्न अलग होता है, सॉल्ट वाला अलग होता है, और कैरेमलाइज शुगर वाला अलग होता है ना। तो उन्होंने एकदम स्पेसिफाई कर दिया पॉपकॉर्न को, कैरेमलाइज करके बोलते हो कि शुगर वाला जो रहेगा वो वाले पे अलग ड्यूटी लगेगा, अलग GST लगेगा। मैं सिर्फ अनऑफिशियल एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको। तो जो शुगर वाला पॉपकॉर्न है उसके ऊपर अलग GST आ रहा है, तो उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं कर दिया?
अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया तो उनको वही वैल्यू लेना पड़ेगा, चाहे उसका कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने डिसाइड किया हो। तो टैरिफ वैल्यू क्या होता है, जो बोर्ड डिसाइड करे, सीबीआईसी डिसाइड करे, कोई भी क्लास का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स, लाइक ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो गुड्स है उसको ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करके कि भाई इसका वैल्यू ये होगा और इस वैल्यू पे आपको कस्टम देना है, कस्टम ड्यूटी देना है। तो समझ में आया ट्रांजैक्शन वैल्यू? तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, मैं और आप जो डिसाइड करते वैल्यू दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, और जो वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सीबीआईसी डिसाइड करती है ऑफिशियल गैजेट में, उसको टैरिफ वैल्यू बोलते हैं। समझ में आया? टैरिफ वैल्यू है तो टैरिफ वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी जाएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? देखो ये समझना ज़रूरी है, तो आपका अंदर का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो आज हम लोग को समझ में आया ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या, टैरिफ वैल्यू क्या। अब हम लोग देख लेते कि इंपोर्ट वाले का ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। टैरिफ वैल्यू में तो क्या गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, 100 रुपये का गुड्स, इसके ऊपर जी वो दो कस्टम ड्यूटी। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या लेने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन आएगा क्या, उसका डिज़ाइनिंग चार्जेस आएगा क्या, ये सब डिसाइड करने का। तो यहाँ पे दिया है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा जो एक्चुअली प्राइस आप पे या पे करने वाले हो, जो गुड्स सेल हो रहा है फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जा रहा है तो फ्रॉम इंडिया होगा। डिलीवरी एट द टाइम और प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, बाहर इंडिया के बाहर डिलीवरी होगी उसकी, रिलेटेड नहीं होंगे, बायर और सेलर दोनों रिलेटेड ना हो। एंड प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन, मतलब जो प्राइस आपने डिसाइड किया वही कंसिडरेशन है, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं आपसे 100 रुपये लूँगा लेकिन मेरा ये काम कर देना, तभी मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, तो वो 100 रुपया इज़ द नॉट सोल कंसिडरेशन, आप उसका काम कर रहे हो तभी वो 100 रुपया हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो एक्सपोर्ट गुड्स में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा, जो प्राइस आप एक्चुअली पे या पे करने वाले हो, जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होने वाला है, इंडिया के बाहर डिलीवरी होने वाली है उसकी, और दोनों बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है, और प्राइस जो भी डिसाइड हुआ है वो सोल है, उसके अलावा और कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी टर्म। सेम वे में ये एक्सपोर्ट का हो गया। इंपोर्ट में भी सेम है, सिर्फ एक चेंजेस है, यहाँ पे फ्रॉम इंडिया है, यहाँ पे इन टू इंडिया है, एक्सपोर्ट टू इंडिया, लैंग्वेज सेम है। देखो फ्रॉम मतलब इंडिया से जा रहा है, एक्सपोर्ट इंडिया में आ रहा है, एक्सपोर्ट टू इंडिया, टू मतलब इंडिया में। बाकी देखो वही है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नॉट रिलेटेड होना चाहिए बायर और सेलर, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगा तो जो प्राइस डिसाइड होगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे एग्जांपल के तौर से कि सच ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल इंक्लूड इन एडिशन टू द प्राइस, प्राइस जो आपने डिसाइड किया ऊपर, ये प्राइस के अंदर ये सब गुड्स और कॉस्ट इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे किया हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, फिर इंजीनियरिंग चार्जेस आपने पे किया हो, डिज़ाइन वर्क चार्जेस पे किया हो, रॉयल्टी लाइसेंस फीस चेंज चार्ज हुआ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहाँ तक इंपोर्ट किया वो हो सकता है, इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, लोडिंग अनलोडिंग इंक्लूड होती है, हैंडलिंग चार्जेस होता है। तो ये चार्जेस भी आपका क्या है, ये चार्जेस भी प्राइस में इंक्लूड होगा। तो एग्ज़ाम में जब आपको प्राइस दिया होगा वो तो लेने का, प्लस ये सब भी खर्चे आए तो उसको भी क्या करने का, इंक्लूड कर लेने का। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो बेसिक डिटेल हो गया, अब थोड़ा सा ये भी प्रैक्टिकल पार्ट में यूज़ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अब आएंगी एग्ज़ाम में जो हम लोग को ध्यान देना है। 3 चीज़ आती है इसके अंदर, कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन डेट और रेट ऑफ ड्यूटी। कन्वर्जन रेट और रेट ऑफ ड्यूटी देखो क्या है यहाँ पे। तो हमें 3 चीज़ देखनी है, कन्वर्जन डेट देखना है, कन्वर्जन डेट देखना है, फिर हम लोग को कन्वर्जन रेट देखना है, देन वी हैव टू डिसाइड रेट ऑफ ड्यूटी। तो इसमें ये लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। देखो कन्वर्जन डेट, आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, डॉलर में होगा, पाउंड में होगा, लेकिन हम लोग तो इंडियन है तो हम लोग को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सी डेट पे करने का, कौन सी डेट पे करने का वो डिसाइड करो। फिर डेट तो डिसाइड हो गई, आज करना है, तो रेट कौन सा लेने का, रेट भी 2-3 दिए होंगे। $1 का रेट 85 रुपीज़ होगा, $1 का रेट 85.3 होगा, एक रेट होगा 84.9 होगा, कुछ भी हो सकता है। 3 रेट दिए होंगे, उसमें से एक लेने का।
और रेट ऑफ ड्यूटी जो होगी, रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी 10% 12% जो रहेगी वो उसमें से डिसाइड करना है। तो डिसाइड करना है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन घूमेगा आपका। तो कन्वर्जन डेट, कन्वर्जन रेट और रेट ऑफ ड्यूटी। कन्वर्जन डेट, कन्वर्जन रेट, रेट ऑफ ड्यूटी। कौन सी डेट, उस डेट का कौन सा रेट और रेट का कौन सा ड्यूटी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। सबसे पहला कन्वर्जन डेट, डेट कौन सा लेना है, तो इंपोर्ट में क्या होगा, कन्वर्जन टू रुपी शैल बी डन विद रेफरेंस टू द एक्सचेंज रेट प्रिवलेंट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। अब आपको पता होना चाहिए, इंपोर्ट कर रहे हो आप, इंपोर्ट मतलब गुड्स को मंगा रहे हो, तो इंपोर्ट किया, इंडिया के अंदर गुड्स आया, तो आपको डेट कौन सी लेनी है, तो जिस दिन आपने फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना पड़ता है कि भाई मेरा गुड्स इतना आने वाला है, गवर्नमेंट को पता तो चलना चाहिए, कस्टम डिपार्टमेंट को कि किसका गुड्स है, तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। नाम से पता चल रहा है, बोलेंगे सर ये क्या होता है बिल ऑफ एंट्री, देखो नाम से दिख रहा है ना, एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री कर रहा है गुड्स, क्योंकि इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट कर रहा है मतलब गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है मतलब गुड्स एंट्री कर रहा है, तो उसका बिल होगा ना, वो बिल को फाइल करो कस्टम में। तो जिस दिन आप ये बिल ऑफ एंट्री को फाइल करोगे उस दिन का कन्वर्जन डेट लेने का, वो दिन का कन्वर्जन, उस दिन कन्वर्जन करने का। कन्वर्जन मतलब $1.48 होगा क्या, $1.85 होगा क्या, वो कन्वर्जन, ये डेट है, इस डेट पे आपको कन्वर्ट करना है अपने डॉलर को रुपी में, पाउंड को रुपी में। समझ में आया। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का रहेगा, तो उसको एक्सचेंज रेट प्रिवलेंट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अब शिपिंग क्या है, शिपिंग मतलब एक्सपोर्ट कर रहे, एक्सपोर्ट मतलब सेल कर रहे, सेल मतलब इंडिया के बाहर जा रहा है, तो इंडिया के बाहर जाएगा तो क्या हवा में उड़ के जाएगा, हाँ हो जाएगा ना भाई, एयरक्राफ्ट रहेगा तो हवा में उड़ के जाएगा। पानी के अंदर से जाएगा, ये जाएगा ना वेसल्स पे जाएगा, शिप के थ्रू जाएगा, या रोड के थ्रू भी जा सकता है। तो अगर हवा से जा रहा है या पानी के रास्ते से जा रहा है तो उसका शिपिंग बिल आता है। तो जिस दिन आपने शिपिंग बिल को फाइल किया उस दिन का डेट डिसाइड हो गया कि इस दिन पे कन्वर्ट करो, क्योंकि पता है ना आज जा रहा है गुड्स तो आज ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना कि रुपये में कितना आ रहा है और कस्टम कितना देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर वो रास्ते के थ्रू जा रहा है, रोड के थ्रू, तो उसमें शिपिंग नहीं आता है, उसके अंदर बिल ऑफ एक्सपोर्ट आता है। व्हीकल देखो, व्हीकल ये रोडवेज है, ये एयरवेज है, ये वाटरवेज है, ये रोडवेज है। रोडवेज में बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे और बोला है। तो जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का कन्वर्जन डेट लेने का, डेट तारीख लेना है। तो बहुत सिंपल हो गया। इंपोर्ट का गुड्स है तो इंपोर्ट में गुड्स जब आता है तो उसकी बिल कब फाइल किया, एक्सपोर्ट में गुड्स जाता है तो उसके लिए शिपिंग बिल या वही बिल ऑफ एंट्री होता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, वो कब फाइल किया। दोनों में फाइलिंग करना है, कौन सा, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री, तो वो डेट लेने का। तो एकदम सिंपल है, थोड़ा 2-3 बार आप ये सुनोगे ना तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब डेट पता चल गया, समझो आज का डेट है, जैसे आज का डेट है आपका 2 फेब है 2025, बराबर है, ये 2 फेब है, ये डेट डिसाइड हो गया। अब इसी डेट पे रेट दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डेट पे कन्वर्ट करना है। चलो भाई 2 तारीख में आ गए हम लोग, कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट करने के लिए $1 को, 1 पाउंड को, 1 येन को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रुपी का रेट दिया होगा। तो रुपी का जो रेट दिया होता है ना, वो 3 एजेंसी डिसाइड करती है। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम ड्यूटी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, एक RBI रहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन आता है जो RBI की गाइडलाइंस फॉलो करता है। तो ये तीनों अपना रेट बताएंगे कि भाई 2 तारीख को $1 इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 येन इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 दिनार इज इक्वल टू कितना लेना है, ये बताएंगे। डेट डिसाइड हो गया। अब डेट पे रेट क्या चल रहा है ये तीनों बताएंगे। CBIC भी बताएगा, RBI भी बताएगा, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन भी बताएगा। तो आप कौन लेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो ये वाला लेने का। तो ये तीनों दिया होगा आपको, तीनों में से सब इग्नोर करने का, CBIC का जो रेट दिया होगा वो लेने का। बोलेंगे सर लॉजिक, तो लॉजिक देखो ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, बना दिया है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, मतलब ये इसके अंडर में ही है। और FEDA ये RBI के अंडर आता है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, CBIC आता है ना, तो जो सबसे बड़ा भाई है उसका कहना मानेंगे, तो वो जो रेट बोलेगा वो रेट लेने का।
इसलिए देखो यहाँ पे दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम वैल्यूएशन द रेट ऑफ एक्सचेंज मीन द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड दैट इज सीबीआईसी। तो सीबीआईसी का रेट लेने का, पहला डेट डिसाइड करने का, डेट डिसाइड करेंगे, फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग शिपिंग बिल, फाइलिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट। जिस दिन आपने बिल को फाइल किया, कौन सा बिल, इंपोर्ट है तो गुड्स आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट है तो गुड्स जा रहा है तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन फाइल किया वो डेट हो गया। अब वो डेट पे आप खड़े हो, तो $1 को कन्वर्ट करना है रुपी में, 1 पाउंड को रुपी में, 1 दिनार को रुपी में, तो उसको किस रेट पे करोगे? तो रेट आपको 3 लोग बताएंगे, तो तीनों का नहीं मानने का, एक का मानने का। किसका मानने का? बड़े भाई का, सीबीआईसी। समझ में आ गया? चलो हो गया, डिसाइड हो गया। आपने $1000 का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, $1000 का, ठीक है। वो $1000 को आप $1 में कन्वर्ट कर रहे हैं आज की डेट पे, जिस पे रेट चल रहा है 85, तो हो गया 85। तो 85 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85,000 हो जाएगा। अब 85,000 आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का गुड्स होगा। अब इसके ऊपर आप ड्यूटी भरोगे कि नहीं भरोगे? बोलो यस और नो। कस्टम ड्यूटी भरोगे तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेने का? रेट ऑफ ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी। अब समझ में आ रहा है? देखो बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ये डेट क्या है, रेट क्या है, ये ड्यूटी क्या है, सब एक जैसा लगता है। तो अब समझ में आई आपको बात? तो अब हम लोग कस्टम ड्यूटी का रेट डिसाइड करेंगे। तो कस्टम ड्यूटी का रेट डिसाइड करेंगे तो कौन सा लेने का? वुड बी द रेट प्रिवेलेंट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर ऑन। ड्यूटी जो होगी वो ड्यूटी आप डिसाइड करोगे उस दिन की जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया या जिस दिन एंट्री इनवर्ड हुई, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट का दिया हुआ है, एंट्री इनवर्ड मतलब बिल ऑफ एंट्री किस में फाइल करते हैं? इंपोर्ट में होता है, बराबर है। तो डेट ऑफ फाइलिंग वो लेने का या एंट्री इनवर्ड, दोनों में से जो बाद में होगा वो रेट लेने का। अब बोलेंगे सर लॉजिक समझा नहीं इसमें। अब लॉजिक मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। इंपोर्ट का, ज़्यादातर इंपोर्टेड गुड्स के बारे में दिया है आपको। तो इंपोर्ट में आप रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेंगे? मतलब एक तरीके का जैसे जीएसटी भरते हो आप, वैसे कस्टम ड्यूटी कौन सा रेट लेने का? 10 या 12%। तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या? आपने सिर्फ बिल दिखाया, देख भाई मेरा इतना गुड्स आ रहा है, गवर्नमेंट को, कस्टम डिपार्टमेंट को बोल दिया इतना गुड्स आ रहा है, तो बोला ठीक है आने दे। वो बोल रहा है कि मैंने सिर्फ 100 कंप्यूटर मंगाया, बोला 100 कंप्यूटर है तो 100 कंप्यूटर पे ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है आने दे उसको। और दूसरा क्या बोलता है? और एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड मतलब गुड्स कहाँ से आ रहा है आपका? 3 जगह से आता है, वेसल्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। समझो एयरक्राफ्ट से आ रहा है, तीनों के लिए वही एप्लीकेबल है, एयरक्राफ्ट से। तो प्लेन लैंड किया, जब प्लेन लैंड करेगा ना उसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। एंट्री आ गई, अंदर आ गया। अब आपने बोला था फाइलिंग के टाइम पे 100 कंप्यूटर और एंट्री इनवर्ड में निकला 110, तो अगर वो 100 कंप्यूटर पे कस्टम ड्यूटी उसी दिन भर देता तो ये 10 कंप्यूटर का तो वो लेके चला जाता ना, तो 10 कंप्यूटर का कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट के लिए लॉस हो जाता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब एंट्री इनवर्ड आने दो, दोनों में से जो बाद में रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कस्टम ड्यूटी डिसाइड करेंगे। तो बोलेगा हाँ ये बात तो समझी कि 100 कंप्यूटर आप बिल में दिखा सकते हो और 110 आ जाए, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, आप दिखा रहे हो 110 और हो आपका 100 ही कंप्यूटर, तो आपको लॉस ना हो। तो गवर्नमेंट ने इसलिए बोला कि दोनों में से जो बाद में होगा उसको उस दिन का जो ड्यूटी चल रहा था, कस्टम ड्यूटी का रेट चल रहा था, वो ले लेंगे। एक और लॉजिक ये भी है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आया। दूसरा लॉजिक ये है कि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, बराबर है, फिर उसका प्लेन या शिप जो भी है आया, पोर्ट पे आया या एयरपोर्ट पे आया, बराबर है। अब आपको पता कैसे चलेगा? आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया तो ये तो एकदम कागज़ का टुकड़ा है। एंट्री इनवर्ड जब आएगी तभी तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा ना, तो उसके हिसाब से आप फिर एंट्री पास कर सकते हो। तो पहले ही अगर ये आ गया, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, एंट्री इनवर्ड, कि भाई 100 कंप्यूटर आ गया, लेकिन आपने बाद में बिल में बोला कि 190 ही आया, बराबर है। अब 90 आया तो पहले तो आ गया था 100 ना, अब 100 के ऊपर 90 के ऊपर देने के जाएंगे तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आप कुछ भी चीज़ करो, चाहे पहले एयरप्लेन आ जाए या बिल बाद में आ जाए, या बिल पहले आ जाए या एयरप्लेन बाद में आ जाए, हम लोग दोनों
में से जो बाद में आ रहा उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि दोनों ये लेटर बोला है ना, तो इसका मतलब कि दोनों चीज़ आप देख सकते हो। तो कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिल भी देखेगा, साथ में साथ उसका हार्ड कॉपी मतलब हार्ड स्टॉक चेक भी करेगा कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए लेटर ऑन बोलता है, अर्लियर नहीं बोला। दोनों में से जो बाद में हो, तो पहले बिल ऑफ एंट्री आ गई तो बोलेगा क्या एंट्री आई, क्या प्लेन आया, क्या आने दो उसको, जो वो बाद में आएगा तो दोनों को क्रॉस चेक कर सकता है, इसलिए लेटर ऑन बोला है। समझ में आया? तो एक कन्वर्जन डेट है, एक कन्वर्जन रेट है और एक रेट ऑफ ड्यूटी है। तो यहाँ पे हम लोग का ये बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ छोटा सा एक वीडियो आएगा 5 से 6 मिनट का, वो आप देख लेना, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।